हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण थर्ड पेपर। आज हम जो पढ़ने चाह रहे हैं, हम वैसे तो इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। अपनी जो इकाई 2 है बहुत लंबी चली है। उस इकाई 2 में पिछले वीडियो में मैंने प्रत्यक्षीकरण का अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन करवाया था। उसके बाद में मैंने शिक्षा में महत्व के बारे में भी बताया। आज जो प्रत्यक्षीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे वह है प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। मैंने पहले भी बताया था, बीएड फर्स्ट ईयर प्रकरण है अपने प्रत्यक्षीकरण की परिभाषा और विशेषता। प्रत्यक्षीकरण की विशेषता है। प्रत्यक्षीकरण को एक मानसिक प्रक्रिया माना जाता है, यानी क्योंकि संवेदनाओं से होने वाले ज्ञान में अर्थ निहित नहीं होता, जबकि प्रत्यक्षीकरण में अर्थ निहित होता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है। अब मानसिक प्रक्रिया कैसे, कि हम संवेदनाओं के माध्यम से, यानी हमारे शरीर की जो संवेदनाएं होती है, जो एक सेंस होते हैं, उस सेंस के माध्यम से हम अर्थ जरूर ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें अर्थ निहित मतलब अर्थ निहित नहीं होता है। लेकिन प्रत्यक्षीकरण में अर्थ निहित होता है। प्रत्यक्षीकरण हम क्यों उसमें अर्थ निहित होता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इसलिए उसको प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। और प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान होता है वो एकदम सटीक होता है, सत्य होता है और एक वास्तविक रूप से होता है। तो उसी के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसलिए प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है। और हम अगर दूसरे अनुभव के द्वारा देखें तो पूर्व अनुभव, ये अर्थ है प्रत्यक्षीकरण का। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करना व अर्थ जोड़ना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यानी पूर्व अनुभव के आधार पर, जैसे हमने कोई पूर्व अनुभव प्राप्त किया हो, उस पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं की व्याख्या करना, मतलब है कि नए ज्ञान से तुलना करना, नए ज्ञान को हम संचित करना और अर्थ ग्रहण करना, अर्थ जोड़ना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। जैसे कई मनोविज्ञानों ने परिभाषा दी है जलोटा के अनुसार कि वह मानसिक प्रक्रिया जिससे हम बाहर जगत की वस्तु का या घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी वह मानसिक प्रक्रिया जिससे बाहर जगत का ज्ञान व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है। यानी वास्तविक रूप से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी को प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान। यानी मैं अगर बोलूँ, अगर ताजमहल के बारे में अगर मैं किताब में पढ़ाऊं ताजमहल के बारे में, तो शायद उसमें आपको ज्ञान कम मिलेगा। लेकिन अगर वास्तविक रूप से ले जाके मैं उनको बताऊं ताजमहल का, या मॉडल ला के बताऊं, तो शायद उसमें ज्ञान आपको ज्यादा प्राप्त होगा। इसलिए एक प्रत्यक्षीकरण मतलब है कि वास्तविक ज्ञान होता है। अब इसमें विशेषताएं कौन कौन सी है? सबसे पहली विशेषता है समायोजन यानी एडजस्टमेंट। हमें किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है या कोई भी ज्ञान लेना है, तो हमें उस माहौल में, उस वातावरण में, उस अभिप्रेरणा में, उस परिस्थिति में
हमको एक बार समायोजित होना जरूरी है, तभी हम उसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान, अगर हम जैसे क्लास में अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किसी टीचर की बात सुन रहे हैं, उनसे शिक्षा ले रहे हैं, तो उस क्लास में जो माहौल होता है, प्रस्तुति होती है, जो अभिप्रेरणाएं होती है, उनके साथ में समायोजित होना बहुत जरूरी है। तभी हम टीचर की एक अच्छे से बात सुन सकते हैं, टीचर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अपने आप को उस माहौल में, उस अभिप्रेरणा में, उस परिस्थिति में, उस वातावरण में समायोजित करना जरूरी होता है। जिससे एक शेर कभी मतलब अपने शिकार पे शिकार करता है या किसी जानवर पे शिकार करता है, तो शिकार करने से पहले वो बैठता है, उस माहौल को समझता है कि किधर दौड़ रहा है, कितनी मेरे को स्पीड रखनी है, कितना भागना है और कैसे मेरे को वो हाथ में आएगा, तभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। इसलिए समायोजन यानी एडजस्टमेंट करना जरूरी है। दूसरा है अनुभव द्वारा सीखना। अनुभव द्वारा सीखना यानी आपके पास में जो अनुभव है, उस अनुभव के द्वारा ही नई चीज सीखी जा सकती है। अगर आपके पास पूर्व अनुभव नहीं है किसी वस्तु, मान लो कि जैसे मान लो आपको हवाई जहाज चलाना है, लेकिन अगर आपको पहले से ही अगर किसी जैसे बाइक का या 4 व्हीलर का ज्ञान ना हो, तो आप हवाई जहाज चला नहीं सकते हो। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम नए ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, नए ज्ञान में विकास कर सकते हैं। अगर हमें पूर्व ज्ञान नहीं है तो हम नए ज्ञान को समझ तो सकते हैं, लेकिन उसको टाइम लगता है, उसमें समय लगता है और कई बार नहीं भी सीख पाते हैं। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान से बालक को अधिगम का अवसर प्राप्त होता है। जब हम किसी वस्तु के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान करना चाहते हैं, तो उसमें हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मानसिक संस्कार के रूप में निश्चित होता है। उसके बाद में है एकता व तारतम्यता। तीसरा है एकता व तारतम्यता। एकता व तारतम्यता इसका मतलब ये होता है कि हम अगर कोई कार्य करते हैं या कोई सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक एकता होनी चाहिए। एकता मतलब जैसे हमने कोई एक कार्य सीखा, उसके बाद में दूसरा कार्य उसके साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। कोई भी उद्देश्य या कोई भी हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे जो उद्देश्य होते हैं, छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं, उनको भी पूर्ण करना जरूरी होता है। डायरेक्ट हमें कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जैसे हमें रीट की परीक्षा पास करनी है, तो हमें डायरेक्ट बैठकर परीक्षा पास नहीं की जा सकती। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है, हमें योजनाएं बनानी पड़ती है, हमें टाइम टेबल बनाना पड़ता है, हमें एक टारगेट बनाना पड़ता है, तभी हमें वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। एकता मतलब एकता का मतलब होता है कि अगर हम रीट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो रीट की पढ़ाई करते समय हमें दूसरी चीजों का ध्यान नहीं रखना। उस चीज में एक लय होना चाहिए, उस कार्य में तारतम्य तो होना चाहिए। मतलब एक कार्य सीखा, दूसरा कार्य सीखा, तीसरा कार्य सीखा, चौथा कार्य, इस तरह से एक मतलब कि वो क्रम होना चाहिए, तभी हम उस चीज को सीख पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की 2 तरह की इच्छाएं होती है, स्थायी ज्ञान होता है। दो तरह का होता है, एक स्थायी गुण होता है और एक अस्थायी ज्ञान होता है। अब स्थायी ज्ञान हम जो डेली आदत में कार्य करते हैं, मतलब हम सुबह उठकर वो कार्य करना है, वो सीखना है, वो पढ़ना है, वो देखना है, वो चलाना है, वहां जाना है, तो ये कार्य हमेशा अपन को बिना किताब के याद रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कार्य ऐसे होता है जिसका उपयोग अभी हुआ और उसका उपयोग बाद में शायद भविष्य में नहीं होगा, तो उसको बच्चे जल्दी भूल जाते हैं। वो अस्थायी ज्ञान होता है, और जिसको हमें लंबे समय तक याद रखते हैं वो स्थायी ज्ञान होता है। उसके बाद में पुनः स्मरण, चौथा क्या है? पुनः स्मरण। पुनः स्मरण का मतलब होता है पुनः याद करना, यानी दोबारा याद करना। प्रत्यक्ष ज्ञान व सहचार्य में घनिष्ठ संबंध होता है। जब हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में उस वस्तु से संबंधित अनेक बातें स्मरण हो जाती है। यानी पुनः स्मरण यानी हमें पहले से कोई बात याद है या किसी विषय वस्तु के बारे में ध्यान है, और जैसे हम वापस से कोई उस चीज के बारे में देखते हैं तो उस चीज से संबंधित सभी बातें याद हो जाती है, स्मरण हो जाता है। जैसे हमने कोई मिठाई देखी, तो मिठाई देखते ही उसकी मिठास के बारे में पता चल जाता है,
उसके टेस्ट के बारे में मालूम पड़ जाता है, उसके मतलब हर उसके जो एक जानकारी है मिठाई के बारे में वो सभी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हमने उसके बारे में पहले से हमको पता है। उसके बाद में अवदान, चौथा क्या है, पांचवा है अवदान, अटेंशन। अवदान प्रत्यक्ष ज्ञान के अस्तित्व के लिए अवदान यानी ध्यान परम आवश्यक है। अवदान का मतलब ये होता है ध्यान देना, ध्यान देना। अगर मेरी जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते हुए अगर इस चीज को आप ध्यान से नहीं देखोगे तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही हम जीवन में कई कार्य करते हैं, अगर उस कार्य को हम ध्यान से नहीं देखें, ध्यान से नहीं समझे तो उस कार्य को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। आप शेर को देखो या किसी चिपकली को देखो या एक जो गिद्ध होता है या सारस होता है, वो पेड़ के ऊपर बैठ कर हर चीज को एकदम मतलब कि ध्यान से देखता है कि मेरा शिकार क्या मूवमेंट कर रहा है। उस हिसाब से पूरे शरीर में से अपनी शक्ति को समेट कर उसके ऊपर अटैक करता है, तभी वो शिकार उसके हाथ में आता है। अन्यथा अगर वो पहले से ही ध्यान नहीं दे तो शिकार कहीं का कहीं चकमा देखे जा सकता है। या इसी तरह से हमारे जीवन में भी अगर हम कोई कार्य करते हैं, अगर ध्यान नहीं लगा है तो कहीं एक नहीं जानकारी होने के कारण वो पूरा कार्य अपने विफल हो जाता है, उस कार्य में असफलता प्राप्त होती है। इसी तरह से आप लास्ट में दृढ़ता और प्रयास, लास्ट है दृढ़ता या प्रयास। ये थॉर्नडाइक ने, मैंने बताया था थॉर्नडाइक ने क्या सिद्धांत दिया था सीखने का, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उसमें से ये तीसरा नियम है प्रयास या अभ्यास का नियम। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रश्री आवत जावत से शिल्प पड़त निशान। यानी अभ्यास करने से कोई भी चीज जल्दी सीखी जा सकती है। जैसे आप कोई एक कार्य करते हो, उस कार्य को बार बार करो तो उस कार्य को एकदम जल्दी सीख लोगे और वो ज्ञान आपके लिए लंबे समय तक स्थायी हो जाएगा, मतलब उसको कंठस्थ कर लोगे। जैसे आप रीड के सिलेबस को एक बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, 3 बार पढ़ते हो, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको हर पेज पे, मतलब किताब के किस पेज पे क्या लिखा हुआ वो ये कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। यानी किसी भी कार्य को सीखने के लिए उसके प्रयास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये आपको प्रत्यक्ष ज्ञान की विशेषताएं समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।